राम राम जी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। साथियों, जैसे कि आज तक हमने जो HSSC, SSC और 2019 के अंदर खासकर जो पेपर हुए हैं उनको सोल्व करने की एक सीरीज शुरू की है। उसमें करीब करीब हमारी 30 के आसपास वीडियो आ चुकी हैं। आज ये 30 से अगली 31वीं वीडियो होगी। इससे पहले की 30 वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट बना दी गई है। जीके बाई मंजीत सवाल यूट्यूब के ऊपर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप उन प्लेलिस्ट के अंदर वो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको देख सकते हैं। और हमारी वीडियो की एक खास बात रहती है कि हम जो क्वेश्चन को करते हैं उस क्वेश्चन का उत्तर तो पता ही चल जाता है। और साथियों, आप में से बहुत सारों को पहले भी पता होगा, लेकिन उससे संबंधित हम बहुत सारे ऐसे फैक्ट जानते हैं कि जो या तो बुक्स के अंदर नहीं मिलते या फिर रेयर चांस के अंदर कहीं लिखवाए जाते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो ये क्वेश्चन है। एक पेज पर मैंने इनको उतार दिए गए हैं और इन पेपरों ये क्वेश्चन जो हैं वो HCS के पेपर में, नायब तहसीलदार के पेपर में और एक दो और विभिन्न पेपरों के अंदर पूछे गए थे। मैंने वो कलेक्ट करके यहाँ लिख दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस वीडियो की। साथियों, आज की वीडियो का पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्र तट की माप कितनी है। भारतीय समुद्र तट की माप, भारतीय समुद्र तट की माप कितनी है। साथियों, ऑप्शन दे रखे हैं और HCS 31 मार्च 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन दे दिया 7416.6 किलोमीटर। दूसरे ऑप्शन में दे दिया 7516.6 किलोमीटर, सॉरी 7515 है। और तीसरा ऑप्शन में दे दिया 7516.6 किलोमीटर। और साथियों, चौथा ऑप्शन दे दिया 7316.6 किलोमीटर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का क्या उत्तर बनेगा, इससे पहले मैं कुछ एक फैक्ट आपके सामने साझा कर रहा हूं और वो फैक्ट भी किसी भी परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी जरूर रहेंगे। आने वाले किसी एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साथियों, हम बात करते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो ये क्षेत्रफल है ये कुल क्षेत्रफल जो विश्व का है उसका 2.4% भाग को घेरे हुए है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग घेरे हुए है। और भारत का जो ये क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व में 7th रैंक पर है। भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर पर है। तो भारत से पहले 6 बड़े देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है। तो उन देशों के एक बार मैं बता देता हूँ। 6 देश हैं जिसमें एक देश का नाम है रूस, दूसरा कनाडा, फिर चाइना, फिर USA, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश ऐसे हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। और भारत इतने क्षेत्रफल के साथ 7वें स्थान पर है विश्व में। और भारत के इतने क्षेत्रफल के अंदर भारत की लगभग 130, मैं साथियों 121 की जनसंख्या जो है सेंसस है उसी के अनुसार मैं बता देता हूं। हालांकि अब 130 से भी क्रॉस कर चुकी है, 130 करोड़ से भी। भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ बताई गई थी 2011 की जनसंख्या में। और इस 121 करोड़ की जनसंख्या में भारत का जो क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल में कितने निवासी निवास करते थे और उनका प्रतिशत कितना था। तो विश्व के अंदर जो कुल जनसंख्या है उसका भारत 17.5% जो भाग है, इसको लगभग 5 या 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4 या 5 भी मिल सकते हैं। तो 17.5% के साथ भारत जो है वो जनसंख्या में 2nd स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? चाइना। और जनसंख्या में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। अब भारत के बारे में देखते हैं। भारत जो है इस प्रकार से, जो आपने मैप भारत का कहीं दे, इस प्रकार से रफली एक भारत का मैप जो है ये भारत का मैप ड्रॉ कर दिया। और इस भारत के मैप में आपने यहाँ से देखा कि भारत की कुल जो ये सीमा है, कुल सीमा, तो भारत की कुल सीमा जो है, भारत की कुल सीमा की जो भी लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर है। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई है साथियों, ये कुल सीमा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। अब भारत का जो ये वाला क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ से इस प्रायद्वीपीय भारत को कहा जाता है कि भारत की, साथियों एक डाटा और याद कर लेना कि भारत की समुद्री जो सीमा है,
समुद्री सीमा। इससे पहले साथियों एक फैक्ट और लिख लें, स्थलीय सीमा की लंबाई लिख लें, वो ज़्यादा है। भारत की स्थलीय सीमा, वो स्थलीय सीमा कहाँ से है, यहाँ गुजरात राज्य से, जो कच्छ की खाड़ी के ऊपर है, इस गुजरात राज्य से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक, और पश्चिम बंगाल से यहाँ तक त्रिपुरा आ जाता है, और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का है। उड़ीसा से आगे ये तटीय भाग शुरू हो जाता है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,000 लगभग 200 किलोमीटर जो है, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। और जो भी सीमा बच गई वो सारी की सारी समुद्री सीमा की लंबाई होगी। तो साथियों समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, समुद्री सीमा, और साथियों इस समुद्री सीमा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। साथियों किस ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है, तो इन चार ऑप्शन में से 7516, साथियों देखो 7515.6 किलोमीटर दे रखा है, 7516.6 किलोमीटर दे रखा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा 7516.6 किलोमीटर जो है ये उत्तर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और रह जाता है, कौन सा क्वेश्चन रह जाता है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो साथियों भारत की तटीय सीमा की लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर। साथियों लगभग 6100 में है, 6100 समथिंग भी हो सकता है, ये 6163 भी हो सकता है। साथियों लगभग 6100 किलोमीटर है, ये अलग डाटा मिल भी जाए तो मैंने केवल लगभग में बता दिया। भारत की जो तटीय सीमा है, तो यहाँ गुजरात से लेकर और इधर उड़ीसा तक जो है ये तटीय सीमा, हर इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर। और जब समुद्री सीमा में गिना जाता है तो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान, और यहाँ भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इनकी सीमा को भी काउंट किया जाता है। तो कितनी आती है, 7516.6 किलोमीटर जो है ये आ जाता है। और यही पेपर में पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। साथियों इन फैक्ट को ध्यान रखना, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो साथियों मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, शुष्कतम मरुस्थल जो है साथियों कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन में दे रखा थार मरुस्थल, ऑप्शन में दे रखा सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, और चौथा ऑप्शन है अटाकामा मरुस्थल। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा जो अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा ये मरुस्थल है। ऑप्शन में इस प्रकार लिखा गया था ये एटाकामा, तो अटाकामा जो मरुस्थल है ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब साथियों ये बात करते हैं अटाकामा मरुस्थल है किस महाद्वीप के अंदर है। साथियों जिस प्रकार से आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आपने वीडियो के अंदर देखा भी था, और मैंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को लेकर वीडियो भी बना दी गई है आपको प्लेलिस्ट के अंदर। भारतीय वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसके 3 या 4 महाद्वीपों की मैंने वीडियो बना दी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इनको लेकर वीडियो आ चुकी है, 7 से 8 वीडियो है, वो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। साथियों ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत। और जो एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है, और इसी एंडीज पर्वत में यहाँ से जिस देश की शुरुआत होती है उस देश का नाम है चिली देश। कौन सा देश है साथियों, चिली देश है। इस चिली देश के अंदर वैसे तो यहाँ प्रशांत महासागर है, इसी प्रशांत महासागर में यहाँ ठंडी जो हवाएं चलती हैं, ठंडी धाराएं, जल धारा जो हैं, ठंडी धाराएं हैं, उन्हें कहा जाता है पेरू, क्योंकि यहाँ चिली के सहारे जो देश लगता है उसी का नाम है पेरू। पेरू और उसी का दूसरा नाम एक और मिल जाता है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। तो साथियों पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है ये प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं और ठंडी जल धाराएं हैं। ये जल धारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस पश्चिमी तट के सहारे चलती हैं प्रशांत महासागर में, और पश्चिमी यहाँ से ये निकल जाती हैं। और साथियों यहाँ एंडीज पर्वत है। अब एंडीज पर्वत और ये तटीय भाग जो है, इस तटीय भाग के बीच में यहाँ बारिश नहीं होती। एंडीज जो है इसके कारण यहाँ बारिश नहीं हो पाती, और जहाँ बारिश नहीं हो पाती उसी भाग में यहाँ पर विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल बन जाता है, और उस
मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। तो साथियों आटाकामा मरुस्थल का पता चला किस महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है आटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। लेकिन अगर साथियों ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे मतलब बड़ा मरुस्थल कौन सा है, और साथियों ध्यान रखना एक तो उत्तर आएगा आपको क्षेत्रफल के अंदर पूछ रहा हो, यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो पूछ लेगा, लेकिन कौन सा बड़ा, क्षेत्रफल में कि जनसंख्या में। जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर कुछ आएगा, क्षेत्रफल में पूछेगा तो जनसंख्या उत्तर कुछ आ जाएगा। तो क्षेत्रफल के अंदर अगर बात करा जाए तो सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल 11 देशों के अंदर फैला हुआ है। और जनसंख्या के अंदर पूछेगा तो गोबी मरुस्थल जो है, ये गोबी मरुस्थल जनसंख्या में सबसे, गोबी नहीं, थार मरुस्थल, साथियों थार मरुस्थल जो भारत पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। तो जनसंख्या के अंदर अब पूछ रहा तो थार मरुस्थल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। किस किस महाद्वीप में है, सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। और थार मरुस्थल के बारे में सब जानते हैं, भारत पाकिस्तान है तो एशिया महाद्वीप आ जाएगा। और गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा जाएगा तो है तो एशिया महाद्वीप के अंदर ही मंगोलिया जो देश है, जो चीन और रूस के बीच में आपको दिखाई देगा मैप के ऊपर, उसी देश के अंदर स्थित है। लेकिन ये भी दूसरे देश में भी इसकी सीमा फैला हुआ है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन है कि संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल, संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल, राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तब ही कानून बना सकती है। संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर तब ही कानून बना सकती है जब, और ये एचएस के पेपर में आया था क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दे दिया राष्ट्रपति का आदेश हो, दूसरा ऑप्शन दे दिया राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे, और तीसरा ऑप्शन दे दिया स्पीकर आज्ञा दे, और चौथा ऑप्शन दे दिया राष्ट्रीय आपात हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा, साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बन पाएगा ऑप्शन बी जो है। और क्या ऑप्शन बी है कि राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा इसके लिए क्या करे साथियों, प्रस्ताव पारित करे, तभी क्या किया जा सकता है कि संघ की जो विधायिका है वो राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बना सकती है। साथियों आप सभी को पता है राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य के विधानमंडल को है कि राज्य सूची के ऊपर के विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। साथियों इसके संदर्भ में हम विस्तार से बात करेंगे जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे। अब मैं कुछ एक अनुच्छेदों का जिक्र करता हूँ, पजल बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इसको बस इतना थोड़ा सा तो समझ जाना है, और मैं समझाऊंगा तो आपको बात पहले जरूर पड़ जाएगी। और भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 239, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 249। साथियों अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि जब भी राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो और देश के अंदर कोई ऐसा विषय जो राज्य सूची का विषय है और उसके संदर्भ में कोई कानून बनाया जाए, कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस विषय के संदर्भ में कानून बना सकती है। और साथियों जो राज्यसभा कानून बनाएगी वो कानून क्या होगा, 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा, 1 वर्ष की अवधि के लिए वो कानून लागू होगा। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है, और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 250। साथियों कई अनुच्छेदों के अंदर ये बात लिखी हुई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को अलग अलग समझ लेंगे। अनुच्छेद 250 क्या कहता है, अनुच्छेद 250 ये कहता है अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्र महत्व का हो जाए, राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्र महत्व का हो जाए, राष्ट्र महत्व का, और ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्र महत्व का कब हो सकता है, जब राष्ट्रीय आपात लग गया हो, अनुच्छेद 252 के तहत। और जब राष्ट्रीय आपात लगा हो अनुच्छेद 352 के तहत, तो अनुच्छेद 252 कहता है कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा हो तो हमारी जो संसद है, उसका जो सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा अनुच्छेद 252 के तहत क्या कर सकती है, 2/3
बहुमत से प्रस्ताव पारित करके क्या बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो साथियों इन अनुच्छेदों में ये बात लिखी होगी, कईयों को तो ये समझ में नहीं आया कि दोनों में फर्क क्या है। साथियों विस्तार से जानेंगे दोनों में फर्क क्या है। इससे पहले की बात क्या है, राज्यसभा का विशेषाधिकार क्या है, इन सब बातों के ऊपर जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, एचसीएस के पेपर में क्वेश्चन आया था साथियों। अगला क्वेश्चन है 30 जून 2017 को, 30 जून 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था, भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था। तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं, पीजे थॉमस, के वेणुगोपाल, रोहिंटन नरीमन और एमएन कृष्णमणि। साथियों सभी को उत्तर पता होगा कि अटॉर्नी जनरल जो है इसको महान्यायवादी भी कहा जाता है, महान्यायवादी। अब तो मेरे कई सारे मित्रों की बात बन गई होगी, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल एक ही है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये हिंदी में लिखा हुआ था। और कौन है, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। तो साथियों के वेणुगोपाल जो ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। के वेणुगोपाल 2017 से लेकर वर्तमान तक क्या है, भारत के महान्यायवादी है। साथियों ये महान्यायवादी कौन होता है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, वर्णन है भी कि नहीं। तो साथियों संविधान में इसका वर्णन है और संविधान का अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76। इस अनुच्छेद 76 में लिखा गया था कि भारत सरकार को या केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी है भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है या भारत का पहले विधि अधिकारी होता है, लीगल ऑफिसर होता है। और केंद्र सरकार को, भारत सरकार को विभिन्न न्यायालयों के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए महान्यायवादी की आवश्यकता होती है, महान्यायवादी है। साथ ही इस महान्यायवादी की योग्यता क्या है, तो महान्यायवादी की योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति जज बन सकता है, जिसके पास जो योग्यता होगी वही योग्यता महान्यायवादी के लिए है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो साथियों महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्या इस महान्यायवादी का कोई कार्यकाल है, तो भारतीय संविधान के अंदर इसका कार्यकाल लिखा गया है। और क्या कार्यकाल लिखा गया है, इसका कार्यकाल लिखा गया है और क्या कार्यकाल लिख दिया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या रहेगा, ये अपने पद पर रहेगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहेगा, इसका कार्यकाल का उल्लेख है। तो केवल यही लिखा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगी, जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी, महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। इसका कार्यकाल ऐसे नहीं लिख रखा कि 3 साल होगा कि 5 साल होगा कि 8 साल होगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा। भारत का पहला महान्यायवादी कौन था, तो एमसी सीतलवाड़ थे। एमसी सीतलवाड़ का कार्यकाल लगभग 13 साल के आसपास था। तो आप शायद देख सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा। तो भारत के पहले महान्यायवादी जो बने थे उनका नाम था एमसी सीतलवाड़, ये 13 साल के लिए थे। सबसे ज्यादा कार्यकाल एमसी सीतलवाड़ का ही रहा था महान्यायवादी के रूप में। वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। साथ ही इनसे संबंधित एक आदि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि महान्यायवादी जो है ये भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 88। इस अनुच्छेद 88 के तहत इसको विशेष अधिकार क्या मिला हुआ है कि अनुच्छेद 88 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 है, इसके तहत क्या कर सकता है कि संसद के किसी भी सदन की अगर बैठक चल रही है तो उस बैठक में ये भाग ले सकता है, उस बैठक में भाषण दे सकता है, यानी अपना इसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। केवल ये क्या कर सकता है, बैठक में भाग ले सकता है और बैठक के अंदर संबोधन कर सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। किस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई थी, अनुच्छेद 88 में। साथियों इस महान्यायवादी की जो कार्यकाल था बता ही दिया, वो कार्यकाल कितना था। इसके वेतन के बारे में बताया गया था कि महान्यायवादी का जो वेतन है, तो महान्यायवादी को वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और महान्यायवादी को वेतन जो दिया जाता है ये लोक सेवक नहीं है साथियों, ऐसा भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं क्या है साथियों, इससे संबंधित ये इतने सारे फैक्ट हैं, वैसे तो बहुत सारे फैक्ट हैं लेकिन अभी के लिए बस इतना ही जान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निम्न में से
किसमें निर्दिष्ट की जाती है? जो आचार संहिता है वो किसमें निर्दिष्ट की जाती है? साथियों ये क्वेश्चन है, ये आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहां से इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हैं। 4 ऑप्शन है, मैं बता रहा हूं। पहला ऑप्शन, मान्य राजनीतिक दलों के बीच एक ऐच्छिक समझौता। दूसरा ऑप्शन दे दिया, भारत के संविधान में स्थापित सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन दे दिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं। और चौथा ऑप्शन दे दिया साथियों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो साथियों चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल हैं, चुनाव के दौरान जो भी राजनीतिक दल हैं, चुनाव के दौरान जो भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक होगा साथियों, यो राजनीतिक, राजनीतिक, राजनीतिक दल और उम्मीदवार, राजनीतिक दल और उम्मीदवार जो है, इन उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, और ये आदर्श आचार संहिता है निम्न में से किसमें निर्दिष्ट की जाती है? साथियों चौथा ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में क्या लिख रखा है? जन प्रतिनिधित्व, जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951, हमारी संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम बनाया था उसी में इस बात का उल्लेख है। साथियों आचार संहिता के बारे में 2-3 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? आचार संहिता लगाई किसके लिए जाती है? तो इसी क्वेश्चन में दे रखा कि चुनाव आयोग के द्वारा ऐसे ऐसे है, तो आचार संहिता को लगाता कौन है? चुनाव आयोग लगाता है। आचार संहिता जो है ये अधिकतम कितने दिन पहले लगाई जा सकती है चुनाव से? तो चुनाव से अधिकतम लगाई जा सकती है 90 दिन पहले। तो जिस दिन चुनाव होना है उससे 90 दिन पहले लगाई जा सकती है, 90 से ज्यादा दिन नहीं लगाई जा सकती। और कम से कम जिस तारीख को चुनाव होना है उससे कम से कम कितने तारीख पहले लगाई, कितने दिन पहले? तो कम से कम 30 दिन पहले लगाई जा सकती है। इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड के अंदर कभी भी लगाई जा सकती है। वो 40 दिन पहले, 55 दिन पहले, 70 दिन पहले, बीच में कभी भी लगाई जा सकती। कम से कम 30 दिन पहले लगानी ही लगानी पड़ेगी और 90 दिन से ज्यादा आप लगा नहीं सकते। साथियों आदर्श आचार संहिता जो है ये सर्वप्रथम कब लगी थी? तो 1971 के अंदर पहली बार आचार संहिता लगी थी। 1971 में पहली बार आचार संहिता लगी थी। साथियों आचार संहिता के संबंध में और सारी बातें आप जानते हैं और भारतीय संविधान के अंदर ये सारी चीजें लिख दी गई हैं। और भारत के संविधान में लिखने के बाद वर्ष 2018 में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा एक नई पहल की गई थी। साथियों चुनाव आयोग का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक इस बात का उल्लेख है। भारत के चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एक ऐप जारी किया था साथियों 2018 में। और उस ऐप का नाम क्या था? और ये पेपर के अंदर आ चुका साथियों, सीडीएस के पेपर में पूछा जा चुका कि सीविजिल ऐप है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन था, तो उसमें साफ साफ दिखा गया तो कौन सा कथन सत्य है कि असत्य, कौन सा पूछा गया था। तो आदर्श आचार संहिता जो है, इस आदर्श आचार संहिता इसका उल्लंघन होने पर कौन सी ऐप चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई थी? तो उस ऐप का नाम है सीविजिल ऐप। और साथियों मैं आपको पेपर की कटिंग भी दिखा दूंगा, इसी स्क्रीन पर आपको पेपर की कटिंग भी अभी दिखाई दे रही है। और आदर्श आचार संहिता इसके लिए सीविजिल ऐप जो है चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई थी। तो आपको ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको वो क्वेश्चन भी मिल गया। और आदर्श आचार संहिता जो है इससे संबंधित न्यूज़पेपर के अंदर क्या चीज आई थी आप वो सब भी देख पा रहे हैं। साथियों जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित स्थलों में से हरियाणा के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी? साथियों ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन भी है और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, तो आपने दोनों जगह इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। और वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक और करनाल। तो ये हरियाणा जीके का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे इसका जो भी ऑप्शन है वो
हिस्ट्री के अंदर भी आता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा राखी गढ़ी। और साथियों इससे संबंधित बात मैं क्या बताना चाहता था उसके ऊपर ध्यान देंगे, राखी गढ़ी। साथियों राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो हिसार जिले के अंदर पड़ता है। इस राखी गढ़ी से संबंधित फैक्ट क्या बन सकते हैं पेपर के अंदर, साथियों आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, जो स्थल मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जो स्थल मिले हैं, तो इससे संबंधित हमें लगभग आज से अब तक 1500 के आसपास साइट्स मिल चुके हैं, स्थल मिल चुके हैं। वो स्थल 3 देशों से मिले हैं और उन 3 देशों में एक का नाम है पाकिस्तान, एक का नाम है अफगानिस्तान और एक का नाम है भारत। तो साथियों 3 देशों से मिली है। इन 3 देशों में सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो भारत में मिले हैं, लगभग 925 से ज्यादा मिल चुके हैं। अफगानिस्तान से केवल 2 ही मिले हैं, सुरतुगुई और मुंडीगोक हैं, और पाकिस्तान से लगभग 475-80 के आसपास मिल चुके हैं। साथियों 3 देशों से जो मिले हैं, इन तीनों देशों में अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल, तो साथियों सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदारो है या मोहनजोदड़ो है। इस मोहनजोदड़ो के बारे में साथियों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल में कौन सा है, मोहनजोदारो। और किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में सबसे ज्यादा लोग निवास करते थे, तो मोहनजोदारो। लगभग 30 से 40 हजार के आसपास लोग यहाँ निवास करते थे। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बता रखी, इतिहासकारों ने अलग अलग किताबों में। मोहनजोदारो से बड़ा एक स्थल खोजा जा चुका है, लेकिन अभी उसकी खुदाई पूर्ण नहीं हुई है, केवल खोजा गया और अनुमान लगाया पुरातात्विक विभाग के अधिकारियों द्वारा। उसका नाम है गनेरी वाला, और वो भी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। अगर उसका उत्खनन कार्य भी चल रहा है, अगर वो पूरा हो जाएगा, हो सकता है 2, 4, 5 साल 10 साल भी लग जाए, उसके बाद पता चलेगा कि वो मोहनजोदारो से बड़ा है कि छोटा है। लेकिन अभी तक अनुमान है कि मोहनजोदारो से बड़ा निकलेगा। तो मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर पूछे हरियाणा में सबसे बड़ा कौन सा है, हरियाणा में, तो साथियों हरियाणा से पहले मैं एक चीज और बता दूं, अगर पूछे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा कौन सा था, तो भारत में साथियों सबसे बड़ा है राखी गढ़ी। तो भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा बनेगा फिर सिंधु घाटी सभ्यता का, वो भी बनेगा राखी गढ़ी। तो साथियों इससे संबंधित ये कुछ एक फैक्ट थे। राखी गढ़ी के बाद पड़ता है धोलावीरा जो है, इसका स्थान आ जाता है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के बाद राखी गढ़ी पड़ता है। राखी गढ़ी भारत का बड़ा है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा है। और तीसरे नंबर पे आ जाता धोलावीरा। धोलावीरा कहां पर पड़ता है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है, भारत में ही है। और गुजरात में, भारत में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान ने भारत के राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विचार को अपनाया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वैसे निदेशक तत्व ही है, निदेशक तत्व, इनको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी इनको शॉर्टकट में बोलते हैं। ऑप्शन दे रखे ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन दे दिया फ्रांस, चौथा दे दिया अमेरिका। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा आयरलैंड। क्या उत्तर आएगा साथियों, आयरलैंड। लेकिन साथियों पेपर के अंदर क्वेश्चन यही पूछा गया था, ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी थी। और क्या ऑप्शन में गड़बड़ थी, हम उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। राज्य के डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कौन से भाग में है, भाग 4 में। अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक भारत में जो संविधान है उसमें राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। साथियों जो ये भारत शासन अधिनियम है, इस भारत शासन अधिनियम में निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था, निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था, निर्देशों के
उपकरण का उल्लेख था। साथियों भारतीय जो 1935 में भारत शासन अधिनियम जो लाया गया था उसमें निर्देशों के जो उपकरण दे रखे थे, इन्हीं निर्देशों के उपकरण में जब भारत का संविधान बनाया गया था, हमारी संविधान सभा में जब भारत के संविधान को लेकर विचार चल रहा था, तो भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था वो आयरलैंड से नहीं जोड़ा गया था। तो उत्तर आयरलैंड किस प्रकार से आएगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब भारत का संविधान को बनाया जा रहा था तो उस दौरान क्या हुआ था कि निर्देशों के उपकरण को उठा लिया गया, कहां से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, और भारत के संविधान में डाल दिया। और जब भारत के संविधान में डाला तो उनको नाम दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब भारत के संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से निर्देशों के उपकरण को निकाल दिया और भारत के संविधान में डाल दिया, आयरलैंड का क्या रोल रह गया? अब आयरलैंड का रोल ये रह गया, निर्देशों के उपकरण जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जोड़े गए थे, ये निर्देशों के उपकरण लिए गए थे आयरलैंड से। आगे बात समझ में साथियों, आयरलैंड से क्या लिए गए थे? निर्देशों के उपकरण लिए थे, और हमने निर्देशों के उपकरण को आयरलैंड के संविधान से ना लेते हुए 1935 के भारत शासन अधिनियम से लेकर भारत के संविधान में डाल दिया और नाम दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक। हम डायरेक्ट तो आयरलैंड के संविधान में नहीं चले, लेकिन इनडायरेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर क्या आएगा? आयरलैंड। साथियों एक बार ऑप्शन दे रखे थे, और क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे? ऑप्शन दे दिया जिससे अमेरिका, फ्रांस, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था ये। तो साथियों इसके अकॉर्डिंग उत्तर यह आएगा, और अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उत्तर क्या आएगा? आयरलैंड। तो साथियों उत्तर क्या बनेगा इसका? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक है? अंतिम क्वेश्चन है साथियों। तो एक बार इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन बताता हूं कि किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक है। साथियों भारत के संविधान का अनुच्छेद है 74। बात करते हैं बी ऑप्शन की, लेकिन उससे पहले इस बात को जान ले, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 74। अनुच्छेद 74 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का जो भी हेड होगा, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो साथियों अनुच्छेद 74 के अंदर दे रखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद जो होगी उस मंत्रिपरिषद का हेड, अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति क्या है? इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। राष्ट्रपति क्या होगा? इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेगा? अपना काम करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा क्या हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या करेगा? अनिवार्य रूप से मानेगा। यानी राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए गए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या करेगा? अनिवार्य करेगा। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार करी, और अगला संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर। इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। इस 44वें संविधान संशोधन विधेयक में किस बात का उल्लेख कर दिया, और सॉरी क्या संशोधन किया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानेगा, लेकिन एक बार क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। काम तो करेगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन साथियों फिर भी भारत के संविधान में अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है पूछा है। साथियों क्या है? पहला ऑप्शन दे दिया राजदूतों की नियुक्ति। तो साथियों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 53 उल्लेख करता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च कमांडर होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति। और फिर क्या कहा कि राजदूतों की और जो उच्चायुक्त हैं, उच्चायुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? उच्चायुक्तों की। तो राजदूत जिन्हें एम्बेसडर कहा जाता है, उच्चायुक्त जिन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है, तो राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इसमें पूछा गया था मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानता तो उच्चायुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा दे रखा विधेयकों पर स्वीकृति देना। हमारी संसद ने किसी विधेयक को पारित कर दिया, संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों सदनों ने पारित कर दिया और भारत के राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या करता है साथियों? नंबर 1 तो कर सकता है उसको देखते ही उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे, और नंबर 2 क्या कर सकता है कि उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे, पुनर्विचार जो है उसके लिए भेज दे। और तीसरी बात क्या है साथियों? उस विधेयक के ऊपर ना तो हाँ कहे और ना मना करे, यानी उस विधेयक के ऊपर वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो साथियों वीटो का प्रयोग कर देगा तो विधेयकों की स्वीकृति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य रूप से किस प्रकार से मानेगा? तीसरा ऑप्शन दे दिया, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देगा। बिल्कुल सही है साथियों, ये भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 200। अनुच्छेद 200 के अंदर क्या दे रखा है कि हाईकोर्ट से संबंधित कोई भी ऐसे विधेयक, हाईकोर्ट से संबंधित, ये 201 में भी इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 200 कहता है कि हाईकोर्ट से संबंधित उसकी शक्तियों में अगर कमी लाने वाला कोई भी विधेयक अगर राज्य के विधानमंडल में रखा जाता है और विधानमंडल पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल उसके ऊपर अपना क्या करेगा? स्वीकृति नहीं देगा। अनुच्छेद 200 में यह बात दे रखी है कि राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या करेगा? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास क्या करता है? अनिवार्य रूप से उस विधेयक को भेज देता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? उसके ऊपर स्वीकृति देता है। तो चौथा ऑप्शन दे रखा साथियों, लोकसभा भंग करना। साथियों लोकसभा को भंग करना, तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, मंत्रिपरिषद सलाह देगी तो भी भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री कहेगा तो भी भंग कर सकता है। साथियों चौथा ऑप्शन दे रखा है, संविधान संशोधन विधेयकों पर स्वीकृति देना। साथियों संविधान संशोधन जितने विधेयक हैं यानी अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जितने भी संविधान में संशोधन विधेयक रखे जाते हैं राष्ट्रपति उनके ऊपर अनिवार्य रूप से क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह को मानेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। जबकि विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति इसके बारे में हस्ताक्षर कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास भी तो है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह को ना माने, वीटो का प्रयोग कर ले, वीटो ले ले, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। लगातार इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।